तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी हो रही थी, जिसमें आज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ी सी बैकग्राउंड और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, बहुत अच्छा, ज्वाइन करेंगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बैकग्राउंड आपको बताता हूं। इसके बाद एक बेज थ्योरम आएगी, वो खुद भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, और बेज थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी। तो लेकिन वो क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। और लेकिन अभी जो करेंगे वो बेज थ्योरम नहीं है, ये है ऑर्डिनरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है बेज थ्योरम। वो बाद में करोगे, आज आपको ऑर्डिनरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूरी कराता हूं। पहले तो मुझे एक फार्मूला आपको बताना पड़ेगा, थोड़ी फाउंडेशन देनी पड़ेगी, फिर इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकोगे। तो थोड़ा सा ठहरिए बेटे। वॉइस क्लियर जा रही है आपके पास? यस सर। गुड, ओके। मैं आपको ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो मैं बोल रहा हूं उसको बिल्कुल सीधा सीधा याद करते चलिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी किसकी है? ई की है, याद रखना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, knowing that F has already happened. is equal to, इस सेंटेंस को मैथमेटिक्स में P E बाई F कहते हैं। डिपेंडेंट इवेंट्स के साथ हमने ये नोटेशन पहले भी बताया है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, E upon F is equal to this divided by probability of denominator F। बहुत आसान फार्मूला है। इसी फार्मूले को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब देखो, इस फार्मूले के अंदर प्रोबेबिलिटी किसकी है? ई की प्रोबेबिलिटी है, याद रखना। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हो वो ई इवेंट है। knowing that F has already happened, जो इवेंट पहले ही हैपन हो गई उसको F बोलोगे। F has already happened मतलब क्वेश्चन में आप देखोगे कि एक इवेंट ऐसी जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, एक इवेंट ऐसी जो ऑलरेडी हैपन हो चुकी है। जो इवेंट ऑलरेडी हैपन हो चुकी उसको एफ बोलोगे आप, क्योंकि आपको बोलना पड़ेगा ना कि एफ बोलना, बी बोलना, क्या बोलना, एफ बोलोगे। और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसे आप ई बोलोगे। उसके बाद ये फार्मूला लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बेस पर हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। ए डाई थ्रोन ट्वाइस। आपको पता है डाई को 2 टाइम्स टॉस किया तो 6 स्क्वायर 36 आउटकम्स होते हैं। सो टोटल आउटकम्स 36 हुआ करते हैं। आगे देखो, सम of numbers appearing is observed to be 6।
इसी लैंग्वेज से पता लग जाता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मालूम पड़ रहा है। क्यों? कि दिस इज सीन टू बी 6, मतलब ये एक ऐसी इवेंट है जो हैपन हो चुकी है। सम ऑफ नंबर्स इज सीन टू बी 6। सम ऑफ नंबर्स हमने चेक किया 6 आया। सम ऑफ नंबर्स इज ऑब्जर्व्ड टू बी 6। जो आपने ऑब्जर्व किया वो एफ इवेंट है, ऑलरेडी हैपेंड इवेंट को आप हमेशा एफ लोगे। अच्छा, एफ मीन्स मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, ऑलरेडी हैपेंड इवेंट। जो इवेंट पहले से हैपन हो गई उस इवेंट को हम एफ बोलेंगे। और प्रेजेंट केस में ये क्या है? सम ऑफ नंबर्स इज 6। और सम ऑफ नंबर 6 का वो बना सकते हैं हम लोग सेट। सम ऑफ नंबर 6 कब कब आता है? 4, ऐसे बोलो 5 1 से शुरू करो, 5 1, फिर इधर वाला कम करो 4 2, फिर और एक कम करो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला इंक्रीज होगा 3 3, फर्स्ट वाला और कम करो 2 4, और कम करो 1 5, सारे आगे 5 बनकर रिवर्स अपने आप आ गया। सम ऑफ नंबर्स इज सीन टू बी 6। ये एफ इवेंट है जो ऑलरेडी हैपन हो गई। क्वेश्चन रीड करें। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? कंडीशनल वर्ड ना भी लिखाओ तो ऑलरेडी हैपेंड इवेंट वाले क्वेश्चन में वो जो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं वो ऑटोमेटिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। कंडीशनल वर्ड लिखना इनकी जिम्मेदारी है, पर ये ना लिखे तो भी अंडरस्टूड है। तो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? दैट नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हो वो ई इवेंट है। ई इवेंट क्या है? नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। यस, ई इवेंट है नंबर 4 हैज appeared at least once। और ये इवेंट भी हम लोग लिख सकते हैं। वो जो 36 आउटकम्स होते हैं उनमें से 4 appears at least once वाले हमारे ई इवेंट के लिए फेवरेबल होंगे। तो पता लगाते, टोटल याद रखना 36 आउटकम्स है, चाहे वो एफ इवेंट हो, चाहे वो ई इवेंट हो, चाहे ई इंटरसेक्शन एफ इवेंट हो, चाहे ई यूनियन एफ हो, कुछ भी हो, टोटल आउटकम्स 36 है। नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। अब देखो 1 वाली लाइन 1 1 1 2 1 3 1 4, जो 1 4 है ना, इन दिस 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, एक बार अपीयर हुआ है। अच्छा, अब 2 वाली रो में चलो, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 4। 3 वाली लाइन में 3 4। 4 वाली लाइन में आप बताओ, 4 वाली लाइन में 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। यस, 4 वाली लाइन में सारे आएंगे। क्योंकि नंबर 4 इज अपीयरिंग एट लीस्ट वंस इन ऑल द 6 आउटकम्स। 4 वाली रो कंप्लीट आएगी। 5 वाली रो में आएगा 5 4, और 6 वाली रो में आएगा 6 4। ये आपके की इवेंट ई बनी गई कंप्लीट। एफ यहां बन गई, ई यहां बन गई। ठीक है, अब आपको आपसे पूछा क्या है
What is the conditional probability of E knowing that F is already observed? P E by F पूछा, P E by F मांग दिया इसने। अब देखना, probability of E intersection F by probability of F, ये फार्मूला हमने बताया हुआ, याद करके रखना। ओके, प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F, दोनों के कॉमन, E आपके F आपके सामने, E आपके सामने, कॉमन वाले यहां लिखो, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। मैं पहले बता दूं, ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये F है, 1 2 3 4 5/36 नीचे डाल दो, ये लो 5/36 नीचे आ गया बेटी। E इंटरसेक्शन F, E और F के कॉमन वाले देखो, मैं बताता हूं, एक तो 4 2, ये 4 2 कॉमन, ये देखो, और एक 2 4 कॉमन, और कुछ हमें कॉमन दिखता नहीं है, दो ही कॉमन है, 4 2 2 4। E इंटरसेक्शन निकालना सबको आता है, ये दोनों में कॉमन एलिमेंट जो होते हैं वो आया करते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/36 और नीचे आई 5/36, तो आंसर आया 2/5। अब आप डाउट पूछो, हो गया। यही होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E नोइंग दैट F हैज ऑलरेडी हैपेंड। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है, उसमें फिर बेज थ्योरम लगती है, वहां पर बहुत सारी इवेंट्स होती है, तो तब मतलब थोड़ा पिकुलियर टाइप का जब क्वेश्चन होता है तो बेज थ्योरम में यही E/F कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, coin toss twice, yes, sample space, head head, head tail, tail head, tail tail, coin toss twice, 4 possible outcomes are equally likely if E is the event both head and tail have occurred। E इवेंट यह है कि हेड भी आया और टेल भी आई, तो E इवेंट पता है क्या है, E बोथ का मतलब हेड भी आना चाहिए, टेल भी आना चाहिए, तो वो है HT और TH। और इसमें E इवेंट क्वेश्चन में बोल के दिया हुआ है, तो इसमें आपका प्रेफरेंस नहीं है कि हम इसे E लेंगे उसे F लेंगे, नहीं, आपका कोई प्रेफरेंस नहीं। वो बोलता है बोथ हेड एंड टेल हैव अकर्ड, इसे E लीजिए, तो आपको चॉइस नहीं है। F is the event at most one tail is observed। At most one tail मतलब ज्यादा से ज्यादा वन टेल, मैक्सिमम वन टेल, तो मिनिमम हो गया नील टेल, मिनिमम हो गया नील टेल, HH आएगा, फिर वन टेल वाले HT आएंगे, TH आएगा, TT नहीं आएगा, मैक्सिमम वन टेल इज ऑब्जर्व्ड, फाइंड PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, आपको वो नहीं देखना है कि किसे E लूं किसे F लूं, क्या करूं, वो कंफ्यूजन नहीं है। जब कंफ्यूजन नहीं है तो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन है तब हम ऑलरेडी हैपेंड इवेंट को F लेते हैं और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसे E लेते हैं, अगर हमारी चॉइस होती है तो। और अभी तो क्वेश्चन बहुत क्लैरिफाइड है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E मांग दिया, ये आ गया 2/4,
फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल आउटकम्स, या एनई बाई एनएस भी इसी को बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। एनई बाई एनएस से करिए या फेवरेबल अपॉन टोटल से करिए, एक ही बात। नॉलेज दोनों की होनी चाहिए। पीएफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये रही एनएफ बाई एनएस, number of elements in the F3, number of elements in the sample space 4, finally PE by F मान दिया। यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है लास्ट सेंटेंस में। E इंटरसेक्शन F बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F। हाँ जी, ई इंटरसेक्शन एफ हमने निकाला नहीं है प्रीवियसली, अभी निकालो। देखो क्या क्या कॉमन ई और एफ में, टी एंड टी एच, यस एच टी टी एच दोनों भी कॉमन दिख रहे हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है वो 3/4 है। ये ऊपर आ गया 1 2 2/4 और नीचे आ गया 3/4, आंसर आ गया 2/3, 4 4 कट गया, आंसर रेडी हो गया। डाउट पूछो बेटे। लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। In a school, there are 1000 students. यहां लिख देता हूं 1000 स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। ठीक, 430 गर्ल्स है हमारे पास सारे स्कूल में, 430 गर्ल्स। रिमेनिंग ऑल बॉयज 570 हुआ लगता है बॉयज। लिख दिए शायद जरूरत पड़े, वैसे तो उन्होंने गर्ल्स अपना बताया। 430 गर्ल्स है, 570 बॉयज हो गए। इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% गर्ल्स स्टडी इन +2। 10% गर्ल्स +2 की गर्ल्स है, इधर आ जाओ। 43, बिल्कुल सही है। 10% ऑफ 430 इक्वल टू 43 गर्ल्स ऑफ +2 लेवल। ठीक, और जो रिमेनिंग गर्ल्स है हमारी वो +2 की नहीं है। ऑफ +2 मिलने लगता है सेंस, 43 में 2 ऐड मत कर देना। ओके, तो 430 माइनस 43 निकाल के रख देता हूं, मुझे लगता है 387 है आधा। तो ये अदर देन +2, अदर्स बोल देता हूं। अच्छा, अदर्स, यहाँ +2 की है, बाकी दूसरी है, सारी क्लास में मिला के 387 गर्ल्स है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम। स्टूडेंट हमने एक ही सिलेक्ट किया। ए स्टूडेंट, वन स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम स्टडीज इन +2। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो स्टूडेंट +2 का है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट सिलेक्टेड स्टडीज इन +2 गिवन दैट, गिवन ऑब्जर्व्ड दैट इट इज ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड। कभी गिवन वर्ड भी देगा, कभी बोलेगा इट इज ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड, ये ऑलरेडी हैपेंड इवेंट है। क्या? गिवन दैट चोजन स्टूडेंट इज ए गर्ल। ये दिया हुआ है आपको कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है वो गर्ल स्टूडेंट है, ये दिया हुआ है, मतलब ये एफ इवेंट है। गिवन दैट, वो गिवन दैट बोले
या किसी और लैंग्वेज में बोलेगा, जो ऑलरेडी हैपेंड इवेंट होती है वो एफ होती है हमारे सेंस में। तो एफ इवेंट क्या है कि चोजन स्टूडेंट इज ए गर्ल। तो एफ इवेंट हमने अज्यूम कर लिया कि सिलेक्टेड स्टूडेंट इज गर्ल। ये हैपेंड हो गया कि यस गर्ल स्टूडेंट हैज बीन सिलेक्टेड। और हमें क्या निकालना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट स्टडीज इन +2 ई इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हो वो ई इवेंट होती है। और गिवन दैट जब भी ऐसा कुछ लिखा होगा तो वो ऑटोमेटिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का नाम देना क्वेश्चन को बिल्कुल जरूरी नहीं होता। यहां पे ये इस जगह पर कंडीशनल वर्ड लिख देता तो बहुत अच्छा था, नहीं लिख दिया तो अंडरस्टूड है, सही है क्वेश्चन, कंडीशनल लिखना जरूरी नहीं है। गिवन वर्ड से पता लग जाता है। एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी है उसने, एक इवेंट दी हुई है, उससे पता लग जाता है हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ई इवेंट क्या है कि स्टूडेंट स्टडीज इन +2। ठीक, अब चलिए आगे प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ निकाल लेते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब की बार यहां सैंपल स्पेस तो रेडी है नहीं, तो फिर भी हमें पीई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मीनिंग क्या है, ध्यान दो। ई और एफ आपके सामने लिखे हैं। तो ई एंड एफ का मीनिंग है कि स्टूडेंट कैसा हो, +2 का हो, और एफ भी साथ में हो, यानी कि वो गर्ल हो। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब हुआ कि स्टूडेंट इज +2 गर्ल स्टूडेंट। ये इसका ई इंटरसेक्शन एफ का यहां मीनिंग लिखना पड़ गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए जनरल गर्ल, +2 नहीं है उसमें, नहीं, एनी गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल स्टूडेंट हुआ जाके ये। अब देखना इसमें वैल्यू, अभी आपको वैल्यू लिख के दिखाता हूं कहां से आएगी। स्टूडेंट हमारा +2 का गर्ल चाइल्ड है, ध्यान दो, +2 की गर्ल है। अब +2 की गर्ल्स कितनी है बताओ, चार्ट आपके सामने। 43 गर्ल्स हैं। और टोटल बच्चे हमारे स्कूल में कितने बच्चों से आपने सिलेक्शन किया है, कितने बच्चे थे जिसमें पूरे 1000 में से सिलेक्शन किया, कोई दूसरी आप अकाउंटिंग मत ले लेना। ये आ गया ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल चाइल्ड। अब गर्ल्स, टोटल गर्ल्स कितनी है आपके पास, 430 आउट ऑफ 1000। यस, ये बेटे 1/10 आपका आंसर आ चुका है, 1000 कट करके। मुझे लगता है आपने जरूर समझा होगा, मैंने तो अपना पूरा एफर्ट किया। ऐसे सर, एक है। सर ये थोड़ा क्वेश्चन समझ नहीं आया, जैसे कॉमन क्या लेना था इसके अंदर हमको। कॉमन मतलब जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में कॉमन लिया था ना, जैसे एक मिनट, पिछले क्वेश्चन में सैंपल स्पेस रेडी था, 1000 स्टूडेंट्स का सैंपल स्पेस हमारे पास रेडी नहीं हो सकता, तो ये क्वेश्चन उससे अलग है। अब इसी की बात करिए आप। मतलब इसके अंदर पीई नहीं निकाल सकते, क्या चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट इसमें निकल ही नहीं सकती बेटे, आप ठीक ठीक पूछ रहे हो। ई ऑब्टेनेबल नहीं है इसमें। ई इंटरसेक्शन एफ का अरेंजमेंट है क्वेश्चन के अंदर। कोई पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है तो वो ऑब्टेनेबल ही नहीं। ओके सर। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि हम ई देखो इवेंट है क्या, स्टूडेंट स्टडीज इन +2, तो +2 के स्टूडेंट्स का अता पता है ही नहीं। देखो टेबल को देखो, इस टेबल में +2 के कितने स्टूडेंट्स हैं, नो वन नोज, नो वन नोज। जो +2 की ये जो नंबर देख रहे हो तो गर्ल्स है। हमें चाहिए ई के लिए क्या चाहिए, स्टूडेंट स्टडीज इन +2, +2 में पता ही नहीं है कितने बच्चे हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं लिख के दे सकता हूं PE not obtainable, however question is still done। और कोई डाउट? नो सर। ओके बेटे, पिछले में सैंपल स्पेस का वो पॉइंट पता था ना, इवेंट सेट में लिखी हुई थी। अब 1000 स्टूडेंट का सेट ना तो इन्होंने दिया हुआ नाम लिखने की पोजीशन में है, तो इसलिए जहां सैंपल स्पेस पॉसिबल नहीं होता वहां देखो कितना लॉजिकली ई इंटरसेक्शन एफ का हम लोगों ने मीनिंग लिखा और करेक्ट सोल्यूशन करके दिया। ये देखो, ये जो लिखा ये सेंस, ये तो आप सारी बुकें देख लेना, मेरा स्टाइल अलग है और क्लियर होता है। आप बुकें देखा तो करो उन्होंने क्या किया हुआ, या स्कूल टीचर मतलब जो भी है, कोई स्कूल टीचर और अच्छा कराते होंगे, टीचर की बात नहीं कर, बुक आप देख सकते हो, बुक्स आर नॉट दैट क्लैरिफाइड। अच्छा हाँ, बुक्स का तो पक्का, टीचर कोई और भी अच्छे होते हैं, होते ही हैं जैसे। ठीक है ओके, पर मेरी फर्ट जरूर रहती है कि आपको सीधी सीधी सही और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी। क्वेश्चन को रीड करें बेटे। PA 0.4, PB 0.8, PB/A 0.6 दिया इसने। इसी को एनालिसिस करो इसकी, B/A इन्होंने 0.6 दे दिया, आपसे मांग दिया A/B और A यूनियन B भी मांग दिया। अभी देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 0.6। इसकी एनालिसिस कर ली, ये फार्मूला लगा दिया, प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिनोमिनेटर, A कहां है, डिनोमिनेटर। अब B इंटरसेक्शन A तो इसने दिया नहीं, तो कोई बात नहीं। अब PA दिया हुआ है, PA पता है कहां, ये है 0.4, राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दी वैल्यू, आ गया 0.24। BA को आप A भी लिख दो तो इतना प्रॉब्लम नहीं है इन जनरल, इसको कोई चाहे तो नंबर भी दे सकते हैं। अब इनकी डिमांड है PA/B, पहले हमने उसकी एनालिसिस कर दी, इसकी एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। ये बेस मटेरियल, ये बेस मटेरियल, ये बेस मटेरियल नहीं है, इसका फार्मूला हुआ करता है, इसलिए इसको एनालिसिस दे दी। PA/B देखिए, A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ये 0.24, PB उन्होंने वो दिया हुआ 0.80, 24/80 हो गया ना, 8 3 जा 24 और 8 10 जाइए 0.3 कह सकते, 3/10 भी ठीक है, ये आपकी इच्छा है, डेसिमल में लिखो मर्जी है, आप फ्रैक्शन में लिखें। अब आएगा PA यूनियन B,
यूनियन को ब्रेक करने के लिए आपको एमी नॉन एमी में डिस्पोजल देना पड़ेगा। कोई बता सकता है एबीआर एमी और नॉन एमी? एमी। 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 ये आपको एमी क्यों नजर आई? सर क्योंकि इंटरसेक्शन की सर वैल्यू है। इंटरसेक्शन नॉन जीरो है। नॉन जीरो है इसलिए नॉन एमी होते हैं। रीजन तो आपकी ठीक है पर वो नॉन एमी की रीजन है बेटे। ओके, तो पी ए इंटरसेक्शन बी नॉन जीरो, सो ए बी आर नॉन एमी। ओके, नॉन एमी। अच्छा, जीरो होता है तो एमी। एमी में पता क्या होता है, ए इवेंट हैपन हुई तो बी हैपन हो ही नहीं सकती। इसका मतलब क्या है कि दोनों कभी एक साथ हैपन नहीं होते। तो ए इंटरसेक्शन बी एमी में, एमी की बात कर रहा हूं, एमी में ए इंटरसेक्शन बी इम्पॉसिबल इवेंट होती है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। ए इंटरसेक्शन जीरो फॉर एमी, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं। ठीक, तो इसमें फार्मूला लगेगा पीए प्लस पीबी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ओके, पीए 0.4, पीबी 0.8 माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला हुआ ये 0.24। 616। मैंने क्या किया, इसका और इसका बैलेंस निकालने की ट्राई की। यहां पे 20 में से 4 गया, 16 ठीक लग रहा है और ये 0.96। अब आप डिस्कस करो कंफ्यूजन, डाउट। ओके, ये रहा सिमिलर, बहुत सुपर क्वेश्चंस हैं, बड़ी नॉलेज इंक्रीजिंग। पीई 0.4, पीएफ 0.35, पीई यूनियन है 0.55 और आपसे पीई बाय एफ मांग दिया। अच्छा, अब आप यहां पर ये बताइए कि पीई यूनियन एफ को ओपन करना है तो एमी नॉन एमी में डिसीजन होगा। तो ई और एफ एमी है कि नॉन एमी, क्या कह सकते हो आप? कुछ कह सकते हो इसमें? सर नॉन नॉन एमी। एमी है, नॉन एमी, नॉन क्योंकि एमी, नॉन एमी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला गिवन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पूछा है इसलिए नॉन एमी मालूम पड़ रही है, ये बोल। क्योंकि यस सर, क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ होता है इस फॉर्मूले में। ई इंटरसेक्शन एफ होता है। 0.40 एंड 0.35 को प्लस करने से 0.75 आ गया एंड 0.55 है, तो इसका मतलब वो नॉन एमी भी होगा। हाँ, ये बेटी ये बिल्कुल सही लॉजिक दे रही, ये भी सही है। इन्होंने यहां से अंदाजा लगाया, सही है कि ई इंटरसेक्शन एफ आया हुआ है तो मोस्टली ये जीरो नहीं हो सकता, तो ऐसे इन्होंने अंदाजा लगाया, तो ठीक है। ये बेटी बोल रही है कि इन दोनों को अगर ऐड करें, इन दोनों को, तो 0.55 नहीं आता। मतलब ये पीई प्लस पीएफ नहीं हो सकता, ध्यान दो। पीई यूनियन एफ को अगर आप पीई प्लस पीएफ करते हो तो गलत हो जाएगा ना, 0.75 इक्वल टू 0.55 हो जाएगा। इसका मतलब ये एमी नहीं है, नॉन एमी है। ठीक है, और एक बात मैं इन जनरल बता दूं, कभी क्लैरिफिकेशन बहुत ज्यादा ना हो किसी क्वेश्चन में, जैसे यहां, तो आप नॉन एमी वाला फार्मूला लगाना। नॉन एमी वाला फार्मूला मिसबिहेव नहीं करेगा। क्यों? कि अगर आपको नॉलेज है तो पीई इंटरसेक्शन एफ उसमें अपने आप जीरो हो जाएगा अगर एमी है तो।
तो नॉन एमी वाला फार्मूला थोड़ा सुपीरियर फार्मूला है, किसी भी कंफ्यूजन में नॉन एमी फार्मूला लगा देना आप, ठीक है। माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, फुल फार्मूला लगाओगे तो अगर ये एमी नहीं होगी तो अपने आप जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा मिसबिहेव नहीं करेगा। फिर आप अंदाजा लगाना, सीख गए हो। इधर देखो इसने बताया 0.75 और 0.55 इक्वल नहीं है, तो एमी नहीं है, यहाँ पे नॉन एमी है। और ये चीज पूछी है तो मोस्टली इससे थोड़ा आइडिया लगता है कि मोस्टली नॉन एमी होना चाहिए, नहीं तो ये जीरो आ जाएगा। और जीरो आ सकता है, ऐसी बात नहीं है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं आ सकती, आ तो सकती है पर रेयर केस होता है। ओके, ये बेटे 0.75 हो गया। और -0.20 और पीई इंटरसेक्शन एफ के लिए आप अटके हुए थे, आपका काम हो गया। कम बैक टू दिस साइड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 0.35, 5 4 जा 20, 5 7 जा 30। ये है क्वेश्चन नंबर 9। बीच बीच में जैसे 8 नंबर हम नहीं कर रहे हैं तो वो होमवर्क है, आप पे होमवर्क ना हो मुझे जरूर पूछिए, मैं 100% बताऊंगा आपको। 10 the cards are numbered 1 to 10 are placed in a box. बॉक्स में सीरियल नंबर 1 to 10 के कार्ड डाल दिए। 1 is drawn randomly, एक ही कार्ड ड्रा किया। 1 कार्ड इज ड्रॉन, इवेंट सिंपल। 2 कार्ड ड्रा कर दे तो वो केस लग जाते हैं, केस 1 2 3, 2A 2B 3A 3B, बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। अभी तक कहता है एक कार्ड ड्रा किया था, अभी तक तो क्वेश्चन पीसफुल है, आगे देखा जाएगा, ठीक है। If it is known that number on drawn card is more than 3, ये इवेंट गिवन इवेंट है। इफ इट, यहां से यहां तक ना ये गिवन है। इफ इट इज नोन, इफ इट इज गिवन, इफ इट हैज हैपेंड, अच्छा इफ इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ये सब एक ही लैंग्वेज है। ये एफ इवेंट है बेटे। एफ इवेंट क्या कि नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, कि नंबर इज ग्रेटर देन 3। शॉर्टकट में कर दिया, देखो वो सारे सेंटेंस में यही लिखा है कि आपने जो कार्ड ड्रा किया 1 कार्ड, उसका नंबर जो है ना ग्रेटर देन 3 है। हालांकि एफ इवेंट हम इस बार इवेंट प्रॉपर लिख सकते हैं, कहीं कहीं पॉसिबल होता है, कहीं नहीं भी होता। यहां है 4 से लेकर 10 तक। एफ इवेंट हो गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इवन नंबर, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो ई इवेंट होती है। और जो गिवन इवेंट इफ इट इज नोन वो एफ इवेंट होती है। ओके, ई इवेंट है इवन नंबर, ठीक। तो ई इवेंट इवन नंबर 2 4 6 8 10। और प्रोबेबिलिटी मांगी किसने? ई की। किसकी मांगी? ई की। नोइंग दैट एफ हैज ऑलरेडी हैपेंड। ई इंटरसेक्शन एफ में क्या क्या आएगा बेटे? फिर उसके 4 6 8 10। यस, लिख दिया। और एफ की तो प्रोबेबिलिटी लिख डालो सीधी। 1 2 3 4 5 6 7 by 10।
while numerator is 4/10, denominator 7/10, the answer is 4/7. ये रहा फाइनल आंसर। अब आपको मन में कुछ लगता हो, वो तो अपने आप लगा करता, नेचुरल डाउट होता है बहुत। मैं ये पूछूं, फटाफट पूछना। So look at this question. One card is drawn from pack, 52 cards. E is the event. Card drawn is king or ace. King or ace लिख दिया मैंने शॉर्टकट में। F is the event. The card drawn is ace or jack. Find the probability of conditional event E by F. अब की बार इसने कंडीशनल इवेंट लिख दी, मतलब कंडीशनल वर्ड लिख के दे दिया, नहीं तो जरूरी नहीं होता। PE by F। ओके, वही याद रखना, अगर ऑलरेडी है उसने लिखी तो कंडीशनल वर्ड लिखना जरूरी नहीं है। अगर कोई इवेंट गिवन है, ऑलरेडी हैपेंड है, ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड है, तो वो IF होगी, और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हो वो ई इवेंट होगी। दो बातें अगर किसी तरह याद कर लो, समझ लो, तो इस क्वेश्चन गलत नहीं होता कंडीशनल का कभी। तो प्रोबेबिलिटी ई एंड एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अच्छा, ई इंटरसेक्शन एफ कोई बता सकता है बेटे? एस। यस, बिल्कुल सही आपने ऑब्जर्व किया। ये देखो, ये दोनों में जो कॉमन है ना वो आएगा। ऐसे पता लगाना होता है। यह सेट फॉर्म में लिखना जरूरी नहीं होता, लिख सकते हैं लेकिन जरूरी तो नहीं होता। एस का प्रोबेबिलिटी हुआ ये ई इंटरसेक्शन है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है वो एस और जैक हुआ। ठीक, एस का प्रोबेबिलिटी 4/52 और एस जैक मिलके ना 8 फेवरेबल 52 1/2 हो गया। ये है अपना 11 नंबर। In certain school, 20% of the students failed in English. उसमें इंग्लिश के फेल्योर थे 20%। अब अभी तक पता नहीं लगा मैं किसे ई लिखूं किसे एफ लिखूं, आगे रीड करो। 15% फेल्ड इन मैथ्स, 15% मैथ में फेल हो गए। 10% failed in both, failed in both English and Maths, दोनों में ही फेल हो गए 10%। A student is selected at random, एक स्टूडेंट सिलेक्ट किया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर मोर देन 1 का सिलेक्शन कुछ कम आता है, पर जहां कहीं आएगा तो जरूर बताऊंगा। एक ही स्टूडेंट सिलेक्ट किया। इफ ही फेल्ड इन इंग्लिश, वो स्टूडेंट इंग्लिश का फेल्योर निकला। ये इवेंट हैपन हो गई कि स्टूडेंट फेल हो गया। ठीक, ये एफ इवेंट है। स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश, जो स्टूडेंट सेलेक्ट किया गया वो इंग्लिश का फेल्योर निकला। रैंडमली पिकअप किया स्कूल से, वो पता लगा फेल है। What is the probability that he also failed in math?
E event. He failed in math. आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ दी कि वो मैथ का फेलियर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब इंग्लिश में तो पहले ही फेल हो गया और मैथ में फेल होने का भी चांस है, वो आपको बताना। अच्छा, तो मैंने तो E/F चाहिए होता है, वही चीजें इसमें से ढूंढनी है। इसमें बहुत डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन, तो हम लोगों ने सर्च कर लेना। एक मिनट रुकना। E इंटरसेक्शन F बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। आप देखो, E इंटरसेक्शन F का मतलब है फेल्ड इन बोथ। E इंटरसेक्शन F का मतलब है E हैपेंड एंड F हैपेंड। इसका मीनिंग ये है 10%। हाँ, he failed इन बोथ ही लिख देता हूं, मैथ्स इंग्लिश दोनों। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब ये है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मतलब है इंग्लिश फेलियर, ही फेल्ड इन इंग्लिश। केवल इंग्लिश वाला ढूंढूंगा। ओके, बस ये चीज हट कर लो। ये चीज जो मैं लिखता हूं, इसी टाइप की चीजें उसमें लिखूंगा मैं बेज थ्योरम में। तो बेज थ्योरम हमारे स्टूडेंट बड़े आराम से समझ जाते हैं, दूसरों की थोड़ी प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि ये जो चीज बनाना सीख गया उसमें उसको बेज थ्योरम में भी प्रॉब्लम नहीं आती ज्यादा। ओके, चलो आगे। ही फेल्ड इन बोथ, ही फेल्ड इन बोथ। अब वहां ढूंढो चल के, 10% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ। ये 10% आप पहले सही बता रहे थे। 10%, 10/100 हो गई प्रोबेबिलिटी दैट ही फेल्ड इन बोथ। 10% चांस है। और इंग्लिश के फेलियर इसमें 20%। यस, और इसके अंदर पीई ऑब्टेनेबल है कि नहीं? नो सर। ही फेल्ड इन मैथ्स है 15%। पीई ऑब्टेनेबल है, लेकिन हमें नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। पीई क्या है? मैथ्स का फेलियर। तो मैथ्स के फेलियर है ना 15%, 15/100 है पीई। हमें जरूरत नहीं है, वो अलग बात है। तो 1/2 हो गया आपका आंसर। जो स्टूडेंट फेल हो चुका है, इंग्लिश में फेल हो चुका है, तो मैथ में वो उससे भी पहले फेल होगा। ऐसा चांस देखो ना, 50% चांस है कि वो बच्चा दोनों में फेल होगा। इंग्लिश में फेल हो चुका है ना, स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश। तो आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी दैट ही फेल्ड इन मैथ्स नोइंग दैट ही इज ऑलरेडी फेलियर ऑफ इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश का फेलियर है तो मैथ में फेलियर होने के इसके काफी चांस देखो ना, 1/2 प्रोबेबिलिटीज में आई हुई है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इन्होंने जो डाटा दिया हुआ है वो अच्छा है, डाटा सही है। स्टूडेंट फेल हो गया वो गलत है, लेकिन डाटा बहुत सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। ए डाई इज थ्रोन, एक ही डाई को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस हैज 6 आउटकम्स। इफ आउटकम इज इवन नंबर, इफ का मतलब गिवन और गिवन का मतलब एफ इवेंट। हाँ देखा, इफ आउटकम इज इवन नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम नंबर। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो ई इवेंट है, और जो दूसरी इवेंट हैपेंड इवेंट है वो एफ इवेंट है। तो इवन नंबर डाई थ्रो किया ना, तो 2 4 6 सेट में लिख दिया। कहीं जहां पॉसिबल होता है वहां सेट बना दो, नहीं पॉसिबल है तो कॉमन सेंस से काम चलाना पड़ता है। ई प्राइम नंबर,
2 3 5 प्राइम नंबर 2 3 5 ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F, इसमें बेटे ठीक है, सही चल रहा है, मुझे ऐसा लगा कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, डाउट जरूर पूछना। अच्छा, E इंटरसेक्शन F के क्या है बताओगे? ओनली 2। 2, और F की तो प्रोबेबिलिटी मैं लिख ही देता हूं 3/6। तो न्यूमरेटर आपका 1/6, डिनोमिनेटर 3/6, 1/3 आपका आंसर। ये देखिए क्वेश्चन 14। ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, पेयर थ्रो कर दिया, 36 आउटकम्स मुझे लगता है याद होंगे, रोज रोज लिखने पड़ते हैं। मैंने तो 6 स्क्वायर था, वो याद करो, डाइस वाले सैंपल स्पेस याद करना ही करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 10 और ग्रेटर, जिसकी प्रोबेबिलिटी मांग रहा है वो ई इवेंट है। टेन और ग्रेटर, मैं लिख ही देता हूं 10, 11 और 12। 10 और ग्रेटर, इसमें आएगा क्या क्या वो भी लिख देता हूं। 10 सम 6 4 5 5 4 6, आगे 3। 10 सम और किसी से नहीं बनेगा। मैं क्या किया करता हूं ना, मैक्सिमम से स्टार्ट किया करता हूं, क्योंकि डाई के ऊपर 7 8 तो होता नहीं, तो 6 से स्टार्ट किया करता हूं, मैक्सिमम पॉसिबल से स्टार्ट करता हूं। साथ वाला 4 अपने आप आ गया, फिर पहले वाले को कम किया करता हूं और दूसरा वाला इंक्रीज करना ही पड़ेगा टोटल 10 मेंटेन करने के लिए। जैसे 11 लिखूंगा तो लिख देता हूं 6 5 और 5। हाँ, पहले वाले को कम करो तो इससे छूटता कभी नहीं है। 12 आपका 6 6 रेड। इफ 5 appears on first die, इफ का मतलब गिवन, जो गिवन वो एफ इवेंट है। 5 appears on first die and anything appears on second die। इसका मतलब ये नहीं कि 5 does not appear on second, नहीं, 5 सेकंड पे आ भी सकता है। वो कहते हैं उतना ही अंडरस्टैंड करना जितना लिखा है इसने, फालतू अंडरस्टैंड करोगे क्वेश्चन गलत कर बैठोगे। 5 appears on first die, बस फर्स्ट डाई पे 5 होना चाहिए, दूसरे पे क्या होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। 5 appears on first 1 5 2 5 4 5 5 11। कई क्या करते हैं 5 5 नहीं लिखूंगा, नहीं, लॉजिक ये नहीं कहती, लॉजिक कहती है कि 5 appears on first and anything appears on second। और आपसे P E by F मांग दिया, E मांगा हुआ है, knowing that F has already happened। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। E इंटरसेक्शन F, दोनों का इंटरसेक्शन ढूंढ लो। उसमें 5 वाले, E में 5 वाले ये और ये 5 appears on फर्स्ट वाले कॉमन होंगे अपने आप, 2 ही कॉमन होंगे। 5 5 और यहां देख लो वो यहां पर है, क्यों नहीं, ये है और ये। और प्रोबेबिलिटी ऑफ F तो डायरेक्ट लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 बाय 36 बाय न्यूमरेटर इज 2 बाय 36, तो डिनोमिनेटर 6 बाय 36 1/3।
ये 36 का किया 2/6 1/3 आंसर। डाउट पूछो बेटे। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला, लेकिन अब आज नहीं, अब नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। आज नहीं तो मेरा तो आज आपको शायद पता नहीं सुनाई खूब पड़ता रहा बेटा।